गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सट्रीमली सॉरी। क्या करूं, मैं बहुत व्यस्तता रहती है, इसलिए मैं आप लोगों का रेगुलर क्लास नहीं कर पाती हूं। बहुत दौड़ भाग रहता है, क्योंकि मैं सिविल कोर्ट भी देखती हूं गोरखपुर में। तो मैं 5 महीने में 4-5 दिन वहाँ रहती हूँ, 10 दिन, और बाकी 20-25 दिन इलाहाबाद रहती, 10-20 दिन। तो दोनों को बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए जब मैं वहाँ रहती हूँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। लोअर कोर्ट की बर्डन बहुत ज़्यादा रहती है, सिविल कोर्ट यहाँ हाई कोर्ट पे रहती हूँ, तो मैं थोड़ा सा समय निकाल लेती हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ स्वीकृतियाँ क्या होती हैं, व्हाट इज़ द एडमिशन। देखिए, एक बात और बताने जा रही हूँ कि आपके सारे प्रोसीजर में, मतलब IPC CRPC एविडेंस में अमेंडमेंट हो रहा है और काफ़ी हद तक हो भी चुका है। लेकिन जो स्टूडेंट पुराने एक्ट को जानेंगे, नए एक्ट को जानेंगे, उनके लिए लॉ बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही स्मूथ होगा। इसलिए ये तो है कि नया आ जाएगा तो लोग कहेंगे पुराने से मतलब नहीं, लेकिन ये भी आपका एक बेस है। इसलिए आप लोग, और आपकी जो आगामी APO का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपसे इसी से पूछा जाएगा क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चंस या कुछ चीज़ें मुझसे पूछी जाएंगी, लेकिन इसी कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको हिस्स पूछी जाएंगी। तो आपको दोनों को बैलेंस बना के चलना है। जैसे कि पीढ़ियाँ होती हैं ना, आप मॉडर्न युग के हैं, हम लोग थोड़े प्राचीन युग के हैं, ओल्डर युग के हैं। तो क्या आप मॉडर्न युग के ही सब कुछ कर लेंगे? नहीं, आपको बैलेंस बनाना पड़ता है दोनों युग में। जैसे अपने मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, चाचा चाची है, सबको लेके चलना पड़ता है ना। सबके विचारों के साथ आप ग्रो करते हैं। क्या आप में नई चीज़ें हैं जो हम सीखेंगे, और क्या मेरे में पुरानी चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे। तो इस तरह से हमारा लॉ भी है। इस तरह इग्नोर मत करिएगा कि चलो नया आ रहा है तो छोड़ो हटाओ, नहीं, आपको दोनों को लेके पढ़ना है। जो स्टूडेंट UP जेडे पढ़ा है उसके लिए UP रेवेन्यू पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि वो UP जेडे बहुत ही क्रिटिकल था। जो उसको समझ लिया है उसके लिए UP रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। इसी तरह से आपके लिए एविडेंस है। आप पहले इस एविडेंस को कमांड करेंगे तो आपको आगे वाला एविडेंस बहुत ईजी लगेगा। चलिए देखते हैं स्वीकृतियाँ क्या होती हैं। इसका कह रहा है एंड एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट। स्वीकृतियाँ क्या हैं? ओनली स्टेटमेंट हैं, ठीक है। कैसा स्टेटमेंट? ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक। जो स्वीकृतियाँ होती है वो एक कथन है, स्टेटमेंट है, जिसमें 3 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, या तो ओरल मौखिक रूप से, या डॉक्यूमेंट्री, या इलेक्ट्रॉनिक। विच सजेस्ट एनी इन्फ्लुएंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जो ये स्वीकृतियाँ ये क्या करती हैं? ये खाली फैक्ट एंड इशू, विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य की स्वीकृति देती हैं। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं पढ़ाऊँगी 55 तक, तो क्या है, ये खाली रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बातें करती हैं, चाहे वो फैक्ट एंड इशू हो, चाहे वो रेलिवेंट फैक्ट हो। एंड विच इज़ मेड बाई एनी ऑफ द पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हेरेनआफ्टर मेंशन। मतलब ये किसी पर्सन के लिए या किसी परिस्थितियों के लिए क्या देती है? कथन मात्र होती हैं। हिंदी में देखिए, स्वीकृतियाँ वह मौखिक दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक रूप में कथन है जो किसी विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के बारे में क्या करती हैं? कोई अनुमान इंगित करती है कि ये बात सत्य है, ये बात असत्य है। और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा, या तो किसी व्यक्ति द्वारा या परिस्थितियों से किया गया हो। एविडेंस है ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे भी अप्लाई करता है। बहुत सारे अपराध होते हैं, वाइट क्राइम जो होते हैं, वो सारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंडेंट होते हैं। देखिए, जैसे कि धारा 17 के आधार पर स्वीकृतियों के 4 आवश्यक तथ्य कौन कौन से? यह कि ये कथन मौखिक दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। कथन विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य के निष्कर्ष को इंगित करते हैं। कथन धारा 18, 19, 20 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया गया। 17 अपने आप में फुलफिल सेक्शन नहीं है, ये एक अपूर्ण धारा है जब तक हम इसको 18, 19, 20 के साथ नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कथन उक्त धाराओं में वर्णित परिस्थितियों में किया गया हो। स्वीकृतियाँ किसके द्वारा दी जा सकती हैं? whom एडमिशन में बी मेड। किसके द्वारा? तो कार्यवाही के पक्षकार,
ऐसे पक्षकार द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता एजेंट ऐसे पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत से हो, रिप्रेजेंटेट करते हो, कार्रवाई में हितबद्ध इंटरेस्टेड, पूर्ववर्ती हक वाला व्यक्ति जिसका प्रायर हित है, या व्यक्तियों के कथन या संस्कृतियाँ और मध्यस्थी की स्वीकृतियाँ। तो 7 प्रकार के लोग स्वीकृतियाँ दे सकते हैं। स्वीकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती। कौन कौन सी? औपचारिक और न्यायिक होती हैं, एक फॉर्मल जुडिशियल होती हैं, एक अनौपचारिक और आकस्मिक होती है, और एक आचरण द्वारा स्वीकृतियाँ होती हैं। ये रहा आपका स्वीकृत का चैप्टर। अब मैंने कुछ आपके लिए 4 लाइन लिखा है, उसको भी मैं बता दे रही हूँ। लिखा ये है कि धारा 17 जब हम पढ़ेंगे तो धारा 17, 18, 19, 20 को पढ़ेंगे। ये परिभाषा अपूर्ण है, सबको लेके पूर्ण होती है। स्वीकृतियाँ क्या है? कथन ऐसा होना चाहिए जो कि किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के निष्कर्ष को इंगित करता हो। यह कि कथन धारा 18, 19, 20 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। यह कि कथन उक्त धाराओं में निहित परिस्थितियों में होना चाहिए। कथन मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। ये मैंने आपके बारे में, इस स्वीकृतियों के बारे में बताया है। आवश्यक क्यों है? स्वीकृतियाँ सबूत के अधिग्रहण के रूप में कार्य करती हैं। यदि किसी एक पक्ष ने कोई तथ्य स्वीकार कर लिया है तो उस तथ्य को उसके विरुद्ध वाद में प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसने एडमिशन कर लिया है। स्वीकृतियाँ अपने हित के विपरीत होती हैं। सेक्शन 21। स्वीकृतियाँ असंगत कथनों का साक्ष्य होती हैं। स्वीकृतियाँ सत्य के साक्ष्य के रूप में होती हैं। इसकी जो है साक्ष्यिक मूल्य जो है इसका, वैल्यूएबल जो इसका है एविडेंस क्या है? यदि वह सही और स्पष्ट है तो बेहतरीन साक्ष्य होगी। ये रहा आपका सेक्शन 17। अगर मैं सब पढ़ा दूँ 18, 19, 20 भी, तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं 18, 19, 20 आपको कल पढ़ाऊँगी या शाम को पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।